हेलो दोस्तों, पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक संख्याओं के बारे में सीखा जिनकी जानकारी होना इस चैप्टर के लिए आवश्यक है। वो बेसिक संख्याएं थी। अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा भाज्य संख्याएं और युग्म अभाज्य संख्याएं ये सब क्या होती हैं। इनकी जानकारी होना चैप्टर के लिए ज़रूरी था। अब हम अपने पहले अभ्यास और पहली प्रमेय की तरफ आज हम बढ़ेंगे और हम सीखेंगे सबसे पहली प्रमेय जो हमारे किताब में कक्षा 10 के गणित में दी हुई है, जिसके आधार पे हम मस और लस, जिसको आप इंग्लिश में HCF और LCM बोलते हैं, उनको निकालना हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम विशाल है और हम इस ओपन साइंस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं और कक्षा 10 के पहले अभ्यास और पहली प्रमेय को देखना शुरू करेंगे। तो जो हमें सबसे पहली प्रमेय पढ़नी है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमेय 1.1 इस चैप्टर की पहली प्रमेय, जिसको हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस प्रमेय में क्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या की, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारी प्रमेय। अब इसमें दो चीज़ें आई हैं। एक आई है भाज्य संख्या, एक आप देख रहे होगे भाज्य संख्या लिखी है, और एक लिखा है अभाज्य गुणनखंडों ना। सबसे पहले हमने आपको यही चीज़ सिखाई थी कि क्या होती है अभाज्य संख्या और क्या होती है भाज्य संख्या। अब उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है। तो क्या कह रही है प्रमेय ये कह रही है कि कोई भी भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके दो से अधिक अलग अलग डिफरेंट जो है फैक्टर हों। ठीक है, जैसे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या भी हमने बताई थी। 4 के फैक्टर हैं 1, 2 और 4। फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है? जिनसे वो संख्या कटती है। तो 4 किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 4 से। तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 और 4, 3 फैक्टर हो गए। तो जहाँ भी 2 से अधिक, किसी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर निकल जाते हैं, या कर लीजिए गुणनखंड निकल जाते हैं, तो वे संख्याएं क्या हो जाती हैं? भाज्य हो जाती हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो एक होगा और एक खुद वह संख्या होगी। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या। तो आइए देखते हैं प्रमेय क्या करिए। प्रमेय करिए कि कोई भी भाज्य संख्या अगर हमारे पास है तो उस भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य संख्याओं के फैक्टर मतलब गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब ये बात हमें उदाहरण से समझ में आएगी। तो चलते हैं एक उदाहरण। तो एग्जाम्पल में हमने ले लिया, मान लीजिए हमारे पास जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या हमने ले ली कितनी? तो भाज्य संख्या हमने ले ली 32760 ना। यह हमारे पास एक भाज्य संख्या है। अब इस भाज्य संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, मतलब इस भाज्य संख्या को आप गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 32760। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 से एक बार में कटेगा, फिर 1 बचेगा 12 हो जाएगा 6 बार में, फिर ये 3 बार में ना, और फिर 1 बचेगा 16 हो जाएगा 8 बार में, और ये 0 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड भी क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 0 है। तो जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 मिल जाते हैं तो वो 2 से कटते हैं। तो हमने इसको सबसे लास्ट में 0 था, सबसे पहले 2 से काटा। अब फिर 0 है तो फिर 2 से इसको हम काटेंगे या डिवाइड करेंगे। तो 8 बार में, फिर ये जाएगा आपका 1 बार, फिर ये 9 बार,
और फिर ये आपका जो है कि 0 हो जाएगा। फिर लास्ट में 0 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में, ये 1 है कटेगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे तो फिर 9 आएगा हमारे पास, अभी 19 हो जाएगा। पहले हमने 2 से डिवाइड किया 4 बार में, अब ये 1 है तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अगला अंक जब हम उतारेंगे तो अगले अंक को लेते समय हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 बढ़ा दिया तो अब 9 भी हमें मिल गया, तो 1 और 9 19 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 9 9 दूना 18 होता है। अभी 1 बचा, 1 और 0 तो ये 10 आप कहोगे इसको, तो 10 तो 5 बार में जाएगा। अब देखिए 2 से अब ये आगे नहीं कटेगा, तो अब जब भी अब हम आगे काटेंगे तो 2 से अब हम चेक भी नहीं करेंगे, 2 से काटेंगे भी नहीं, 2 से अभी कटेगा भी नहीं। अभी कटेगा या तो 3 से या फिर 5 से, 4 से नहीं काटेंगे, 3 से चेक करेंगे। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो किससे कट सकता है फिर, तो 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का नियम क्या होता है कि जो अंक दिए होते हैं उनको ऐड कर लीजिए, 4 0 9 5 है ना। अब सीधे सीधे काटिए कि जो जो 3 से काट रहा है उसको हटा दीजिए, 3 से कट गया 9। अब 4 है, 0 और 5 है, इनको मिला के देखिए कितना हो रहा है 9। 4 0 और 5 को मिलाएंगे 9 हो जाएगा, तो पूरा कट गया 3 से। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो जोड़ लीजिए, 4 जोड़िए, 0 जोड़िए, 9 जोड़िए, 5 जोड़िए, तो हो जाएगा 9 5 और 9 18 हो जाएगा। 18 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ऐसे ही चेक करते हैं, तो ये 3 से कट रहा है, अंकों को जोड़ेंगे, अंकों का योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से कटेगा, कितनी बार में जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, फिर 1 बचेगा 19, तो 6 बार जाएगा, ठीक है। और फिर 1 बचेगा और ये नहीं सॉरी, तो हाँ 6 वाले 18, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, तो 5 तिया के 15। अब फिर 2 से चेक करना भी नहीं है, 2 से कटेगा भी नहीं, ठीक है, कटना होता तो पहले ही कट जाता। तो 3 से देखते हैं, तो 3 से देखेंगे तो 3 से चेक करने का नियम क्या होता है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 5 और ये जोड़ेंगे, ये भी 3 से कट जाएगा। 1 3 6 5 है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, और जो बच रहा है उसको जोड़ने 5 1 6 आ रहा है, ये भी 3 से कट जाएगा, तो पूरा 3 से कट जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक को 12 हो जाएगा, 1 बचेगा 16, 4 चौक को सॉरी 3 से काटना है ना 16, तो 5 तिया के 15, फिर 5 तिया के 15 हो जाएगा। अब फिर 3 से चेक करेंगे तो देखिए 5 4 9 4 5 5 है, 5 4 9 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 5 फिर 3 से नहीं कटेगा, तो पूरी संख्याओं का योगफल 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, ये जो है 3 से नहीं कट रहा है, तो आप किससे चेक करेंगे, 4 से। 4 से नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जो संख्या 4 से कटती वो 2 से कट जाती। जो 4 से कट रहा है वो 2 से तो कटेगा ही। जैसे 20 है, 20 4 से कट रहा है 5 बार में, तो क्या 20 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से भी कटेगा 10 बार में। तो जो संख्या 4 से कट रही है वो 2 से भी कटेगी। अब हम देख रहे हैं कि 2 से काटा हमने, 3 बार कटा, उसके बाद 2 से ये नहीं कट रही है, तो जब 2 से नहीं कट रही तो वो 4 से भी नहीं कटेगी। जब 2 से नहीं कट रही है तो 4 से भी नहीं कटेगी। 15 है, 2 से काटोगे 15, 2 से नहीं कट रहा है तो 15 4 से भी नहीं कटेगा। तो हमें साफ साफ हमने पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से ये संख्या 1 बार कटी, फिर 2 बार कटी, फिर 3 बार कटी, उसके बाद 3 से कटने लगी। तब ये 3 से कटने लगी, तो अब ये वापस छोटे 3 के बाद ये 4 से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से कटना होता तो जो संख्या 4 से कट रही है वो 2 बार में 2 2 से कट जाती। जो 4 से कट रही है वो 2 बार में 2 और 2 से भाग देती तब भी कट जाती, लेकिन 2 से तो आप कट ही नहीं रही है। तो जब 2 से नहीं कट रही है तो 4 से भी नहीं कटेगी। और हमें चेक भी नहीं करना है, हमें बस चेक करना है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 11 से, 13 से, मतलब जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी जब हम गुणनखंड करेंगे तो बस उन्हीं से डिवाइड करेंगे, बीच के अंकों से नहीं करेंगे। मतलब इसके बीच 3 और 5 के बीच 4 आता है, 4 से कभी भी हम फैक्टर करने की कोशिश नहीं करेंगे। 5 और 7 के बीच 6 आता है, 6 से भी कभी फैक्टर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जो 6 से कटेगा वो 2 और 3 से भी कटेगा, तो 6 से भी नहीं करेंगे। 7 और 11 के बीच में संख्याएं आती हैं 8 9 10, तो इनसे भी कभी हम चेक नहीं करेंगे। 11 और 13 के बीच में संख्या आती है 12, इससे भी हम चेक नहीं करेंगे। हमेशा अभाज्य संख्याओं से बस चेक करना है। थोड़ा समय लगेगा, अब एक फैक्टर समझाने के लिए हम इतना टाइम ले रहे हैं तो इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है, तो इसलिए सुनना जरूरी है, सुनिएगा। ये नहीं कि एक फैक्टर सिखाने में इतना टाइम ले रहे हैं तो मतलब क्या ही बताया जाएगा ना, अभी टाइम लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें जब सीख लेंगे तो तेज़ी से होगी। तो अब ये हम देख रहे हैं कि 3 से अभी नहीं कट रहा है, तो 4 से हमको चेक भी नहीं करना है। 3 से नहीं कट रहा है तो 4 से हम चेक भी नहीं करेंगे। तो किससे चेक करोगे फिर, तो अगली अभाज्य संख्या 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा था तो 3 से भी नहीं कट रहा है, अब कट रहा है, तो अब हम आगे 5 से चेक करेंगे। तो 5 से कब कटती है संख्या, जब 0 और 5 होता है लास्ट में, तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगी। तो 5 से काटेंगे 9 बार में और फिर ये 1 बार में, ठीक है। अब ये 5 से कटेगी नहीं, 3, अब 2 और 3 से चेक ही नहीं करना है,
2 और 3 से अब हमने एक बार जब हमने किसी संख्या से काट दिया, किसी अभाज्य संख्या से काट दिया, तो अब उससे छोटी संख्या से चेक नहीं करना है। मतलब आपने 5 से काट दिया तो अब ये 91 या तो 5 से कटेगा या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या से कटेगा। अब ये 91 को जब भी चेक करेंगे हम तो या तो 5 से चेक करेंगे या फिर 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे, मतलब 7 से, 11 से या फिर 13 से चेक करेंगे। पीछे नहीं आएंगे। अब हम 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो 5 से छोटी संख्या से कभी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कटनी होती तो पहले ही कट गई होती। तो अब क्या करेंगे, तो हम 5 से काट दिया, अब चेक करेंगे कि क्या है 5 से कट रहा है। 2 और 3 से चेक नहीं करेंगे आप, क्योंकि हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड कर दिया तो अब हमेशा 5 या उससे बड़ी संख्या से जो भी फैक्टर जो भी नीचे आएगा वो 5 या 5 से बड़ी संख्या से काटना है हमें। तो 2 और 3 से अब नहीं करेंगे। तो अब हम करेंगे 5 से। तो 5 से तो कट नहीं सकता, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 और 5 चाहिए, 1 है, नहीं कटेगा। तो 5 से भी नहीं कट रहा है, तो अब हम किससे चेक करेंगे, तो 5 से नहीं कट रहा है तो 6 से चेक नहीं करेंगे, सीधे 7 से चेक करेंगे। अब तो 7 से देखते हैं, तो 7 एकम 7 हो गया एक बार, फिर 7 से कट जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार और फिर 3 बार। अब इसके बाद ये 13 आ गई। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 13 खुद से ही कटती है, तो 13 से कटेगी एक बार में। तो ये हमारा 32, 7 और 32760 का ही फैक्टर हो गया। ये जो आया है हमारा, ये जो है ये इसके फैक्टर है, इसके फैक्टर है। प्रमेय क्या कहती है, ठीक, तो हमने फैक्टर कर ली। अब प्रमेय हमारी ये कह रही है कि कोई भी अगर भाज्य संख्या होगी तो उसको अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यह वो हैं, ये जो आए हैं 2, 2, 2, 3, 3, 5, 7, 13, ये क्या है, संख्याओं, भाज्य संख्या ना, ये जो भाज्य संख्या ना 32760 ना, इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिनसे भी हमने काटे वो संख्याएं क्या हैं, अभाज्य ही हैं। 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 और 7 और 13 ये सब अभाज्य हैं। तो नियम यही कहता है कि अब इस भाज्य संख्या को ना, भाज्य संख्या जो होती है, प्रमेय ये कह रही है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों, जो भाज्य संख्या होगी वो भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल होगी, गुणनखंडों का गुणनफल होगी। ठीक है, यही प्रमेय है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए 32760, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ये आपने किया होगा बचपन में, 2 गुणे 2, फिर 3 है ना, फिर एक बार 3 है, फिर 5 है, 7 है और 13 है ना। तो हमने क्या किया है, देखिए ये एक भाज्य संख्या थी और इस भाज्य संख्या को हमने क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिख दिया है। अब इसको आप ऐसे पावर में चेंज करना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2, 2, 2 3 बार है तो 2 के घाते 3 लिख सकते हैं इसको, और 3, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर 5 के घाते 1 होगी, और 7 एक बार है तो पावर 1 होगी, 13 एक बार है तो 1 होगी। ये हो गई हमारी। तो जो हमारी भाज्य संख्या 32760, ये जो भाज्य संख्या है इसको हमने क्या किया, देखो अभाज्य गुणनखंडों 2, 3, 5, 7 और 17 के गुणनफलों, गुणा करके लिख दिया ना, गुणनफलों के रूप में हमने लिख दिया। यही हमारी पहली प्रमेय। तो पहली प्रमेय को आप शॉर्टकट में सीधे सीधे कर सकते हो कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो उस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के का गुणनफल होगी। कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल होती है। एक भाज्य संख्या है तो उसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उन्हीं का गुणनफल होती है वो। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी भाज्य संख्या है तो प्रत्येक भाज्य संख्या ना किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है, अभाज्य संख्याओं का ही गुणनफल होती है। कोई भी भाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्याओं के गुणा से बनती है। कोई भी भाज्य संख्या है तो हर भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणा से बनी है। जैसे 32760 ये जो है एक भाज्य संख्या, यह 2 के 3 बार गुणा और 3 के 2 बार गुणा, 5 के 1 बार गुणा, 7 के 1 बार गुणा और 13 के 1 बार गुणा करने से बनी है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई भी हम भाज्य संख्या ले रहे हैं तो वह भाज्य संख्या जो होगी, जो भी भाज्य संख्या हमने ली है वह भाज्य संख्या किन्हीं भी कुछ अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों से बनी होगी। कुछ अभाज्य संख्याओं को लेकर हम गुणा करते हैं तो उससे हमें एक भाज्य संख्या मिलती है। इसका मतलब हर एक भाज्य संख्या जो बनी है वो अभाज्य संख्याओं के गुणा से बनी है।
यही पहली प्रमेय, सिंपल भाषा में बोले तो प्रत्येक भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणा से बनती है। जब अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उससे हमें जो होता है कि भाज्य संख्या मिलती है। हमेशा याद रखेंगे, कोई भी अभाज्य संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो अभाज्य संख्याओं के गुणा करने से हमें एक भाज्य संख्या मिलती है। इसको उल्टा बोल के देखिए कि अभाज्य संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो हमें भाज्य संख्या मिलती है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणा से भाज्य संख्या मिल रही है, इसका मतलब भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ करके, अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड करके उसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, गुणा करके लिख सकते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है ना। ठीक है, तो अब ज़्यादा इस पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, यही हमारी प्रमेय है। और इस प्रमेय का आगे बहुत यूज होने वाला है, तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। खाली इसका HCF या LCM निकालने में ही यूज नहीं होगा, आगे की भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको अब याद रखेंगे। तो अब हमने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना हमने सीख लिया कि अगर कोई संख्या दी है तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करके हम दी गई संख्याओं का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप शॉर्टकट में मौसा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक ना, महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोला जाता है, HCF बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। तो उसको हम निकालना सीखेंगे कि कैसे, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF निकाल सकते हैं। और ठीक अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आप किस तरह से दी गई संख्याओं का LCM जिसको आप लॉसा बोलते हो वो निकालना सीखेंगे, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर हमें ना, हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का मौस और लॉस ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौस की ना, जिसको आप लोग HCF बोलते हो। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मौसक क्या है, परिभाषा की बात कर लें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, ठीक है, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है ना, पूर्णतः विभाजित कर दे, पूरी तरह से मतलब काट दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, HCF। उन संख्याओं का HCF या कह लीजिए मौसक कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, चलिए 4 और 12 की, चलिए ठीक है, 4 और 12 ये दो संख्या हमने ली। तो 4 किससे कट सकता है, तो 4 के गुणनखंड जिससे कटता है उसको गुणनखंड कहते हैं। 4 के गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे, तो 4 कटेगा 1 से, और कटेगा 2 से, और कटेगा 4 जो है आपका 4 से, इन्हीं से कटेगा। 4 के गुणनखंड नहीं होंगे, 4 को 1, 2 और 4 काट सकता है। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के गुणनखंड, ठीक है, 12 के गुणनखंड 12 किस से कटेगा ना, जो संख्या को काटती है वही उसके गुणनखंड होते हैं। तो 12 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा, और ये खुद 12 से भी कटेगा। तो हमने क्या किया, हम क्या लिखे हैं, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो हमने 4 के गुणनखंड कर लिए, 4 किस से कट रहा है वो हमने देख लिया, 12 किससे कट रहा है वो हमने देख लिया। तो 4 कट रहा है 1, 2, 4 से, 12 कट रहा है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से। अब इनमें देखिए कि कॉमन की बात करें तो एक जो है, एक इस 4 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, एक सभी को काट सकता है पूरी तरह से, जितनी संख्याएं होती हैं सबको एक पूर्णतः विभाजित करता है। तो एक हो गया हमारा जो कि दोनों को काट रहा है। और कौन काट रहा है, 2 भी है, 2 भी 4 को काट रहा है, 12 को काट रहा है। फिर उसके बाद 3 आया, तो 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं, मतलब 3 केवल 12 को काट रहा है, 4 को नहीं काट रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 के बाद अगली संख्या 4 आती है, वो 4 जो है, 4 इन दोनों को काट रही है, 4 12 को भी काट रही है, 4 12 को भी काट रही है, 4 को भी काट रही है। अब 4 के आगे बढ़े
तो 6 है, इसमें है लेकिन इसमें कहीं 6 नहीं है, इसमें 12 इसमें कहीं भी 12 नहीं है। तो हमने देखा कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 को और 12 दोनों को काट रही हैं। 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 को भी काट रही है, 12 को भी काट रही है। वो संख्याएं क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। यही 3 संख्याएं हैं जो दोनों को काट दे रही है, 4 को भी 12 को भी। मसा क्या होता है? मसा वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो आप इसमें बताइए कि 1, 2 और 4 यही 3 संख्याएं जो दोनों को काट रही हैं, इनमें बड़ी कौन है? तो ये है ना सबसे बड़ी संख्या 4 है जो 4 और 12 दोनों को पूर्णतः काट रही है, पूर्णतः काट रही है। तो 4 और 12 में 4 और 12 तीन संख्याएं ऐसी थी जो 4 और 12 दोनों को काट रही थी। 1, 2 और 4, ये तीनों जो थी 4 और 12 दोनों को काट रही थी। लेकिन मौसा ये कहता है कि जो संख्याएं दी गई संख्याओं को काट रही हूँ उनमें सबसे बड़ी वाली संख्या को हम मौसा कहेंगे, सबसे बड़ी वाली जो दोनों को काट रही हो। तो सबसे बड़ी वाली 4 है जो दोनों को काट रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि 4 और 12 का मौसा, जिसको आप एचसीएफ बोलते हो ना, मौसा 4 होगा, मौसा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे में चलिए 12 और 96 ले लेते हैं ना, 12 और 96। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे ना? तो 12 के गुणनखंड आपके हो जाएंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से और 12 से। अभी हमने लिखा वही चीज़ हमने लिखी। 96 के गुणनखंड देखते हैं। 96 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से भी कटेगा आपका। 4 के बाद 6 से अगर देखते हैं तो 6 से भी कट रहा है। ठीक है। जो 2 से और 3 से जो संख्या कट गई वो 6 से भी कटेगी, तो 6 से भी कट रही है। ठीक है। 6 के बाद अगर देखा जाए तो सीधे 8 से कट रही है, 8 से भी कट रही है। ठीक है। 8 के बाद 9, तो 9 से नहीं कट रही है। 10 से भी नहीं कटेगी, 11, 12। ऐसे अगर हम आगे बढ़ें तो 8 के बाद ये आप कटेगी 16 से, नहीं 12 से भी कटेगी। ठीक है, 12 से कटेगी। 12 के अलावा और देखें तो क्या हो जाएगा आपका 12 से 16 से, और 16 के बाद ही कटेगी सीधे जो है आपका 24 से, 48 से और 96 से। ठीक है। तो हमने संख्या ले ली 12 और 96। तो 12 और 96 में 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 96 के गुणनखंड हो जाएंगे 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 96। अब इनमें हम बात करेंगे कि हमें इनका मौसा चाहिए, 12 और 96 का मौसा। तो मौसा कहता है कि बड़ी सी बड़ी संख्या लीजिए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो इसमें 1 भी रहेगा ना, तो हम देख पा रहे हैं एक तो कॉमन फैक्टर हमारा 1 हो गया। ठीक है। फिर 2 भी है, 2 भी दोनों को काट रहा है ना, 3 भी दोनों को काट रहा है। 4 को देखें तो 4 भी दोनों संख्याओं को काट रहा है। 6 भी जो है कि दोनों संख्याओं को काट रही है, 6 के अलावा आप देखें तो 8 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। तो 8 के बाद सीधे आ गए हम 12 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 96 दोनों को काट रही है। अब 12 के आगे कोई संख्या, जो भी संख्या होगी बस खाली इसमें है भी नहीं ना, तो 12 के आगे अब हमें बढ़ना ही नहीं। तो हमने देखा कि 12 और 96 के जो गुणनखंड है उन गुणनखंडों में कौन कौन से गुणनखंड है जो दोनों को काट रहे हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 और 96 दोनों को काट रही हैं। लेकिन इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 12 है, जो किसको 12 और 96 को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः काट रही है या विभाजित करती है ना। अतः हम कह सकते हैं कि 12 और 96 का ना मौस कितना हो जाएगा हमारा 12 होगा। तो यह है मौसा की परिभाषा। लेकिन अब बात यह है कि क्या मौसा निकालने के लिए बार बार मुझे इस तरह से गिनती कर करके लिखने में सारे फैक्टर लिखने पड़ेंगे?
कि 12 के कितने हैं, 96 के कितने। अब 96 का ही फैक्टर हमें लिखने में दिक्कत हो रही है। तो जब हमारे पास बड़ी संख्या जैसे 32 अभी हमने किया था 32 7 और 60 है, ए है, और 4 2 6 5 है, ए है ना। चलिए इसको 0 लिख लेते हैं, ये है, ये दो संख्याएं। अब हम कह दें कि हमें इसका मौसा निकालना है, तो इनका मौसा निकालना है, तब तो फिर हम इनका गुणनखंड लिखने में ही परेशान हो जाएंगे कि 32760 ये जो संख्या है इसके गुणनखंड किस किस से कट रहे हैं वो ही हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 4 2 6 0 जो ये संख्या लिखी है 4260 ये वाली संख्या, इसको कौन कौन सी संख्याएं काट रही हैं ये हम नहीं लिख पाएंगे, ये हमारे लिए कठिन होगा लिखना, ये लिख नहीं सकते। तो क्या करेंगे फिर? तो फिर हमारे लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम उसका प्रयोग करके आसानी से पता कर सकते हैं कि वो बड़ी सी बड़ी कौन सी संख्या होगी जो हमारे इन दोनों संख्याओं को काट सकती है। अब उसके लिए मुझे इस तरह से अलग अलग गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो उसी को हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मसा क्या होती है? मसा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, वो क्या होती है? हमारी मसा होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो एग्जाम्पल देख लिए, जैसे एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया ना, दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है मसा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसका प्रयोग करके कैसे आप इन्हीं का 12 का और 96 का मौसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसका मौसा निकालना है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ना मौसा निकालना है, जिसको आप HCF बोलते हैं, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 4 और 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम मौसा अगर निकालने की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो हमने सीखी है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो 4 के फैक्टर कर लेंगे, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2, ठीक है। ठीक है, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 12 जो है 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे क्या, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे हम कर लेंगे। 4 है 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा एक बार में, फिर 12 है तो 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से 3 से कटेगा 2 से कटेगा 1, फिर 3 बार में 3 से कटेगा एक बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इसको अगर अंकगणित के प्रमेय से देखें तो 2 के घाते 2 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है? 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। तो अंकगणित अगर अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करें ना, अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करें ना, अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड विधि कहती है कि अगर मुझे मौसा निकालना है, ठीक है, तो मौसा निकालने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड होंगे ना, उभयनिष्ठ जो होंगे, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणन, सबसे बड़ी घात लेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे ना। तो ये हमारा होगा तरीका मौसा निकालने का। अब अगर हम इनमें बात करें तो दोनों में कॉमन, सबसे पहले तो हमें देखना है कि उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन है, और फिर उन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात लेंगे। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है हमारा? तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देख रहे होंगे 2 है ना। तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है? तो दोनों की घातें सेम है, इस 2 पे भी 2 घात है, इस पे भी 2 घात है। तो जो HCF होगा या मौसा जो होगा किसका, 4 का और 12 का, ये कितना आ जाएगा आपका? 2 के घाते 2 आ जाएगा, 2 के घाते 2 का मतलब 4 आ जाएगा। वहीं पे 12 और 96 की बात कर लेना, दूसरी जो हमने सवाल ली थी। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, अभी हमने किया है ना, 2 से काटेंगे कितने बार में? 6 बार में 2 से काटेंगे, फिर 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे एक बार में। 96 का अगर हम करें तो 2 से काटेंगे 4 8 आ जाएगा, 2 से फिर काटेंगे 2 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 6, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 3, और 3 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 लिखा जा सकता है। और जो 96 है, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर एक बार 3, 1 2 3 4 5 तो 2 और 1 3। अब इसको आप लिख सकते हो 2 के घाते 5 बार आया तो 5 और 3 एक बार आया है तो 3 के घाते 1। तो जब मौसा की बात होगी, मौसा किसका 12 और 96 का, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन गुणनखंड एक 2 है और एक 3 भी है ना। अभी 2 जो गुणनखंड दिख रहा है इसमें कॉमन 2, इसमें 1 पे 2 के घाते 5 है, 1 पे 2 के घाते 2 है, तो मुझे छोटी घात लेनी है, तो छोटी घात मतलब 2 के घाते 2 लेंगे, तो 2 के घाते 2 गुणे। अब फिर दूसरा गुणनखंड है 3, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, अब 3 पे घात भी 1 है, यहाँ भी 3 पे घात 1 है, तो दोनों घात सेम है, तो सीधे सीधे 3 के घाते 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 2 के घाते 2 4 हो जाएगा, 3 के घाते 3 1 हो जाएगा, 4 3 के 12 हो जाएगा। इसका मतलब 12 और 96 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो हमें वो तरीका नहीं करना है कि जो हमें संख्याएं दी हैं उन संख्याओं के हम सभी गुणनखंड लिखेंगे, अब फिर उसमें से जो सबसे बड़ा मिलेगा वो हम निकाल के मौसा लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसका ये तरीका है कि जो संख्याएं दी हैं उनका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभाज्य मतलब, अभाज्य गुणनखंड मतलब अंकगणित के आधारभूत में प्रमेय में हमने पढ़ा कि कोई भी भाज्य संख्या होगी तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में ऐसे लिख लेंगे। ऐसे लिखने के बाद जो कॉमन मिलेगा, अगर मुझे मौसा चाहिए तो जो कॉमन, जो उभयनिष्ठ होगा, दोनों में जो मिल रहा होगा, 2 हो चाहे 2 से अधिक संख्या हो, जितनी संख्याएं हो, उन सभी संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, उसकी सबसे छोटी घात को हम ले लेंगे और फिर उनको हम सॉल्व कर देंगे, तो आंसर जो आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये है हमारा मौसा निकालने का तरीका। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से हम संख्याओं का लस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लस ना, जिसको आप LCM बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो उभयनिष्ठ लघुत्तम उभयनिष्ठ मल्टीपल मतलब होता है गुणज, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। जैसे हम 4 के मल्टीपल की बात कर लेना, 4 के मल्टीपल 4 के मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। जैसे गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड होता है कि जो संख्या को काट रहे हैं ना, जैसे 4 को काट रहा है 1 2 और 4, तो ये 1 2 4 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन मल्टीपल क्या होता है या गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब होता है एक तरह से पहाड़ा या टेबल ना। जैसे 4 के गुणज 4, फिर 4 दूना 8, और फिर 4 3 के 12 ना, और फिर 12। गुणज का मतलब होता है जो जिसका आप गुणज लिख रहे हो वो संख्याओं को काटते हैं। जैसे 4 4 को काटेगा, 4 8 को काटेगा, 12 को काटेगा, 16 का काटेगा ना, 20 को काटेगा, मतलब पहाड़ा एक तरह से लिख लीजिए। तो 4 के पहाड़ा हो जाएगी 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 24 4 6 24 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36, फिर 4 दाम में 40, फिर 44, फिर 48। ठीक है, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। तो गुणज का मतलब होता है इस तरह से लिखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें लसा सीखना है। तो लसा का मतलब होता है कि लिस्ट सबसे छोटा, अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी ना, सॉरी वह छोटी से छोटी ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, लसा में बड़ी सी बड़ी संख्या जो, सॉरी मौसम में हमने क्या पढ़ा था, मौसम में हमने ये पढ़ा था कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है, मतलब काट देती है, जो संख्या में दी है उनको काटेंगे तो मौसम होगा। और वहीं पे अगर हम छोटी से छोटी संख्या खोजें जो दी गई संख्याओं से कट जाती है, काटती नहीं बल्कि कट जाती है, तो हो जाएंगी हमारी क्या,
लस। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, चलिए मान लीजिए जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमने संख्या ली 3 और 4 का लस हमसे कोई पूछ दिया ना, 3 और 4 का लस। तो आप लिखोगे 3 के गुणज, ठीक है। अब 3 के हम गुणज लिखते हैं, देखते हैं कौन सा सबसे कॉमन उभयनिष्ठ गुणज मिलता है। तो 3 के गुणज 3 एक कम 3, 3 का पहाड़ा लिखिए, 3 कम 3, 3 दूना के 6, 3 चौक को 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27, 3 दहा में 30 और फिर 33, फिर 36, ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे ही 4 के गुणज लिखे हम, 4 के गुणज लिखे हम ना, तो 4 के गुणज हो जाएंगे हमारा 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 तिया के 12, 4 चौक को 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नवा 36, 4 दहा में 40, 44, ठीक है। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और इसको भी लिख लीजिए 39, ठीक है। ऐसे ही ये आगे बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें कि लसा का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो संख्याएं दी हैं उनमें सबसे छोटी, वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों का गुणज हो ना, दोनों में कॉमन भी हो, उभयनिष्ठ सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन आ रहा है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये 12 जो है ना, 12 एक है, एक गुणज जो है 12, यह 3 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं 24, ये जो 24 है, 24 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। उसी तरह अगर आगे हम बढ़ जाएं तो 36 जो है 3 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है। ऐसे ही आगे हम बढ़ते रहेंगे। अब हम आगे जाएंगे तो बड़ी सी बड़ी संख्या ऐसी मिलती रहेगी। हम नहीं बता सकते हैं कि आखिरी सबसे बड़ी क्या होगी। और लसा में हमें सबसे बड़ी खोजनी भी नहीं है, हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो अब इसमें देखिए, जब हमने 3 का गुणज 4 का गुणज लिखा तो इसमें हमें गुणज कॉमन कौन मिल रहा है, एक हमें 12 मिला, ये मिला, एक 24 मिला, एक 36 मिला। और इसमें सबसे छोटा ना, तो हम लिख सकते हैं 3 और 4 के गुणज में सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज 12 है। इसलिए 3 और 4 का लॉस 12 होगा, ठीक है। क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 3 और 4 से कट जाएगी। लेकिन फिर वही बात कि क्या अगर हमें दो संख्याओं का मौसा निकालना है तो इस तरह मुझे उसका पहाड़ा लिखना पड़ेगा, मतलब गुणज लिखना पड़ेगा, गुणज लिखे उसमें कॉमन खोजना पड़ेगा। तो ऐसा अगर करना पड़ जाए तो जब मेरे पास बड़ी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 56 ले लिया हमने ना, और हमने ले लिया मान लीजिए कि 96 और कह दिया इसका लसा निकालिए इसका, तब मुझे तो 56 का पहाड़ा ही नहीं आता है, 96 का हमें टेबल ही नहीं आता है। तो फिर हम ऐसे लिख के कॉमन कहाँ से निकालेंगे, तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। इसका मतलब इस तरीके से, ये तो डिफिनेशन कह रही है, डिफिनेशन को समझने के लिए हमने इसको देखा कि जब भी हमें लसा की बात करनी होती है तो हम दी गई संख्याओं के गुणजों में जो गुणज उसके आते हैं, जो मल्टीपल उसके आते हैं, उसमें सबसे छोटा मल्टीपल लेते हैं। लेकिन अब इस छोटे मल्टीपल को निकालने के लिए अगर मुझे टेबल लिखनी पड़ जाए तो जब बड़ी संख्या आएंगी तो मैं टेबल नहीं लिख पाऊंगा। तो फिर मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि मुझे वो छोटा मल्टीपल भी मिल जाए और मुझे ये टेबल भी न लिखने पड़े। तो उसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, या कह लीजिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो 6 और 20 का लसा आप कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3, ठीक है, जिसको आप 2 के घाते 1, 3 के घाते 1 लिख सकते हो। फिर 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 के घाते 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड विधि से लस ना, लस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हमें लस लिखना होता है तो लस बराबर हम लिखेंगे क्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या की बड़ी घात लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो आइए तो देखिए, हम अगर हम लौसा निकालते हैं 6 और किसका 20 का, तो हमें क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, जैसे इसमें अगर हम देखें तो 2 आया है, इसमें 2 आया है, तो 2 की सबसे बड़ी घात लेंगे। तो इसकी 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो यहाँ हम 2 की घात 2 ले लेंगे, बड़ी घात लेनी है हमें। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमें उससे नहीं मतलब है कि दोनों में है कि नहीं है, किसी भी एक में आया हो तो हम उसको लेंगे। तो यहाँ 3 की घात 1 आया, इसमें नहीं आया, तो हम 3 की घात 1 ही लिखेंगे यहाँ पर, 3 की घात 1। फिर 5 इसमें आया, 5 की घात से 1 कर सकते हैं, तो 5 इसमें फैक्टर है, इसमें नहीं है, उससे हमें नहीं मतलब है। कॉमन फैक्टर हम बस मौसम में तलाश करते हैं, मौसम में हम कॉमन फैक्टर खोजते हैं, इसमें नहीं खोजेंगे। तो इसमें 3 किसी एक में भी अगर संख्या आई है तो उसको हम लिखेंगे और उसकी बड़ी घात को लिखेंगे। तो 3 इसमें आया था, इसमें नहीं आया था, फिर भी हमने 3 की बड़ी घात जो 1 है उसको हमने लिखा। फिर इसमें 5 आया, इसमें नहीं आया, तो फिर भी हम 5 को लिखेंगे, 5 की पावर 1 है, लिखेंगे। तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 यहाँ के 12 25 60 ही हमारा जो है कि आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें कुछ नहीं करना है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है और प्रत्येक संख्या ना, जो भी संख्याएं, जो भी अभाज्य संख्याएं आई हैं, उन सब अभाज्य संख्याओं की हमको बड़ी घात ले लेनी है और उनका गुणा कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये लस निकालने का तरीका हो गया। तो इस तरह से हमने सीखा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है और उस प्रमेय की सहायता से कैसे लस और मस ज्ञात किया जा सकता है। अब हम देखें, अब हम क्या करेंगे, हम NCERT जो बुक है, NCERT बुक जो है ना, उसके उदाहरण हम देखेंगे और उदाहरण के साथ साथ हम प्रश्नावली 1.1 की बात करेंगे। अब हमारा काम यही रहेगा, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सारे एग्जाम्पल हमें देखने हैं और हमें प्रश्नावली हल करनी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। इस चैप्टर की सभी बेसिक जानकारी को समझने के बाद अब हम देखते हैं इस चैप्टर के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को समझेंगे, उसके बाद अभ्यास पाएंगे। सबसे पहला उदाहरण जो दे रखा है NCERT का, वो उदाहरण है कि संख्या 4, कोई एक संख्या है 4 की पावर n पर विचार करना है हमें, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या होने का मतलब n का मान या तो 1 2 3 4 5 ये सब काउंटिंग नंबर होंगे, गिनती वाली संख्याएं होंगी। तो कह रहा है कि 4 की घात n पे विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान होगा, कोई ऐसा प्राकृतिक मान है जिसके लिए संख्या 4 की पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो। कहने का मतलब है कि n का कोई ऐसा मान, जो संख्या हमें दे रखी है, संख्या 4 के पावर n ना। अब यहाँ पावर जब हम रखेंगे n का ना, जैसे n बराबर अपनी 1 रखा, n का मान 1 रखा, तो 4 के पावर 1 4 आएगा। n का मान 2 रख दिया, 4 के पावर 2 16 आ जाएगा। n का मान 3 रखेंगे तो 4 के पावर 3 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से n के मान रखने पे ये कोई ना कोई एक संख्या, ये जो 4 के पावर n है संख्या, इस 4 के पावर n का कोई ना कोई मान आ रहा है। 4 के पावर 1 रखा, n का मान 1 रखा, 4 आ रहा है। 2 रखने पे 4 के पावर 2 ये 16 आ रहा है। 4 के पावर 3 16 आ रहा है, 64 आ रहा है। तो ये जो अंक, जो संख्या है, इसके अंक जो समाप्त हो रहे हैं n के मान रखने पे, देखिए यहाँ पे 6 पे समाप्त हो रहा है, ये 4 पे समाप्त हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम n के मान 4, n के मान 5 रखें तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी। तो हमसे सवाल में यही पूछा है कि क्या n का कोई एक ऐसा भी मान हो सकता है, n का कोई ऐसा मान संभव है जिसपे ये संख्या जो है कि 0 पे समाप्त हो, आखिरी अंक इसका 0 आए। जैसे 2 रखने पे 6 आ रहा है, n का मान 3 रखने पे 4 आ रहा है। वैसे ही n का कोई ऐसा मान संभव है क्या कि जिसको हम यहाँ पर रखें 4 के पावर, यहाँ n का कोई ऐसा मान रखें जिससे कि ये 0 पे समाप्त हो।
यही हमसे पूछा है। तो अब हम इसके लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर कोई नंबर 0 पे समाप्त हो रहा है, जैसे 560 हमने लिखा, अगर ये 0 पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब इस 56 × 10 इसको लिख सकते हैं। 560 है, 516 है, 60 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 56 × 10। मतलब अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हुई है, उसका मतलब उसमें 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब 56, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। 10 कब आएगा? जब 2 का 5 में गुणा होगा तभी 10 आ सकता है। और अगर संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो इसका मतलब उसमें 10 से गुणा हुआ होगा। अगर 10 से गुणा हुआ होगा, इसका मतलब उस संख्या का एक फैक्टर 2 × 5 हुआ होगा। एक गुणनखंड 2 × 5 होना चाहिए, तभी संख्या के अंत में 0 आता है, 0 आएगा। मतलब अगर मुझे संख्या के अंत में 0 चाहिए तो इसका मतलब है कि उसमें 2 × 5 मिलना चाहिए। 2 × 5 का एक फैक्टर मिलेगा तभी वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। तो हम भी अब चेक करेंगे कि 4 के पावर n जो है, क्या इसके गुणनखंड में ना, 4 के पावर n के गुणनखंड में क्या 2 × 5 का फैक्टर है कि नहीं? 2 × 5 का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर है, गुणनखंड अगर हुआ तो संख्या 0 पे समाप्त होने की संभावना है। संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। और अगर 2 × 5 का फैक्टर नहीं हुआ तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यही है इसको प्रूव करने का तरीका। जितने भी क्वेश्चन आप मिले, जैसे 6 के पावर n मिल जाए, उसमें अगर ये पूछ दे कि 0 पे समाप्त होगी नहीं, तो वो भी इसी तरह लगेगा। 12 के पावर n दिख जाए तो भी हम यही काम करने वाले हैं। तो अब ये बात समझ में आ गई तो कैसे हमको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या है ना, संख्या 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए, 4 के पावर n दिया है, 4 के पावर n दिया है, इसका मतलब 2 × 2 ना। इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। जो 4 लिखा है इसको 2 × 2 की पावर n लिख सकते हैं। फिर 2 × 2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितना है? n। तो हम कह सकते हैं 2, और ये 2 के पावर पे पावर है, 2 का स्क्वायर फिर उसके पावर n है, तो इस n का इसमें गुणा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो 2 के पावर 2n आ जाएगा ये 4 के पावर n। इसका मतलब हुआ कि 4 के पावर n की अगर हम बात करें, 4 के पावर n की, तो इसमें केवल 2 है। इसमें 2 × 5 का फैक्टर नहीं है। 2 × 5 का गुणनखंड नहीं है ना, नहीं है। अगर 2 × 5 का गुणनखंड नहीं हुआ तो n के किसी भी मान को, n का कुछ भी मान रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ये संख्या 0 पे कभी समाप्त होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि 0 पे समाप्त होने के लिए मुझे 2 × 5 चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसमें 2 है, × 5 नहीं है, 5 का एक भी फैक्टर नहीं है, तो 2 × 5 नहीं बन पा रहा है। 2 × 5 नहीं बनेगा तो संख्या 0 पे समाप्त भी नहीं होगी। तो इसको लिख देंगे हम। लिखेंगे संख्या 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए n के किसी
भी प्राकृतिक मान के लिए संख्या 4 के पावर n के संख्या 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में जिनमें पूछ दे कि क्या n के किसी मान के लिए दी गई संख्या, जैसे यहाँ 4 की पावर n दी थी, तो क्या 4 के पावर n के किसी मान प्राकृतिक मान के लिए 0 पे समाप्त होगी। तो हमें बस ये चेक करना है उसमें कि ये जो संख्या दी है इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर दे, प्राइम फैक्टर कर दे, तो क्या उस प्राइम फैक्टर में 2 × 5 आ रहा है क्या? अगर 2 × 5 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। अब बस मुझे वो n का मान निकालना पड़ेगा जिस पे वो समाप्त हो रही, मतलब 0 पे समाप्त होने की संभावना तभी है जब 2 × 5 मिलेगा। 2 × 5 का फैक्टर न मिले तो संख्या कभी भी n का कुछ भी मान रखेंगे 0 पे समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही अगर जहाँ मुझे 4 के पावर n दिया है, यहीं पे अगर मुझे 6 के पावर n दिया रहता, 6 के पावर n ना, अंक 0 पे समाप्त होगा कि नहीं, अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं, तो उसके लिए भी हम यही करते हैं। क्या करते हैं कि 6 के घाती n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, तो लिखेंगे 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ये जो 6 है इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। पावर कितनी हो जाएगी इसकी n। अब ये n पावर इस पे भी आएगी 2 के पावर n हो जाएगा, और 3 पे भी आएगी 3 के पावर n हो जाएगा। अब इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 0 पे समाप्त होने के लिए 5 चाहिए था लेकिन 5 है नहीं, तो हम कहेंगे क्या, वही बात कहेंगे 2 × 5 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसलिए n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ऐसे अगर मुझे 12 के पावर n दे दे तो क्या करेंगे, तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 के पावर n। अब ये 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर × 3 के पावर n, तो हो जाएगा 2 के पावर 2n, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 के पावर 2n × 3 के पावर n। अब इसमें भी वो फैक्टर नहीं है 2 × 5 का, तो ये भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह के प्रश्न इसी तरह हल होंगे। जो संख्या दी रहेगी उसको पहले हम हल करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड चेक करेंगे और देखेंगे क्या उस अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 का एक फैक्टर आ रहा है या नहीं। अगर 2 × 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है तो संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने। एचसीएफ मतलब म से निकालना है आपको, और एलसीएम का मतलब हुआ कि ल से निकालना है, दो चीजें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3, यही होगा। और जो आपका 20 होगा, 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5। अब ऐसे ना समझ में आया हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, तो 6 का फैक्टर हो गया 2 × 3। और 20 है
20 है जो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 120 का कितना आ रहा है 2 × 2 × 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा पावर के रूप में लिखें तो 2 के पावर 1 है ये, 3 के पावर 1 है, ये कितना है तो यहाँ 2 और 2 दो बार आया है तो ये 2 के पावर 2 हो जाएगा और ये 5 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब हमें HCF निकालना होता है, HCF किसका 6 का और 20 का निकालना है, तो HCF में जो कॉमन होता है, सबसे पहली बात कि जो कॉमन होगा उसी नंबर को लेना है और उसमें भी उसकी छोटी पावर लेनी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, यही कॉमन है, और 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमें बस कॉमन देखना है कि कौन सा कॉमन है HCF में। HCF जब निकालेंगे तो कॉमन देखेंगे, तो इसमें कॉमन 2 है दोनों में, बस 6 में भी और 20 में भी कॉमन 2 है। अब इस 2 वाला जो कॉमन नंबर है 2, इसमें हमें ये देखना है कि छोटी पावर कौन सी है, तो 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, छोटा वाला उठाएंगे मतलब 2 के पावर 1 लेंगे, 2 के पावर 1 2 के पावर 1 2 आएगा, तो यही हो जाएगा हमारा HCF। और जब LCM निकालना होगा 6 का और 20 का, तो क्या करेंगे तब हमें ये देखना है कि कितने फैक्टर आए हैं। जैसे इसमें 2 आया है, एक फैक्टर 3 का भी है, एक 5 का भी, कॉमन नहीं चेक करना है, कॉमन से मतलब नहीं है, पहले हमें ये देखना है कि कितने फैक्टर हैं। तो फैक्टर इसमें 2 का है, 3 का है, 5 का है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अगर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन में जो बड़ा पावर होगा उसको लेंगे। तो कॉमन ये भी है 2, बस 2 कॉमन है, इसमें भी है, तो यहाँ 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 2 है, तो बड़ी बारी LCM में बड़ी पावर लेनी है, तो 2 के पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। अब ये कॉमन नहीं मिल रहा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना लिखा है पूरा लिख लेंगे, कॉमन नहीं होगा तब भी लिखेंगे, तो 3 के पावर 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो LCM निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 5 वाला लिख लेंगे, 5 के पावर 1, कॉमन नहीं है फिर भी। 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 4 यहाँ के 12 या 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 5 जा 60 आंसर आ जाएगा ये, या 4 यहाँ के 12 12 25 60 हो जाएगा। तो हमारा LCM 60 हो जाएगा और ये HCF 2 हो जाएगा, इसका यही आंसर है हमारा। इस तरह से करते हैं इसको। ठीक है, अब अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 96 और 404 मतलब 404 का HCF निकालना है। और जब HCF निकाल लेंगे तो HCF निकालने के बाद इनका LCM भी निकालना है, तो HCF और LCM ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अब अगर डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो 96 है तो यहाँ लिखेंगे 96, पहले 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 0 2 4 6 8 रहता है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 4 गया और फिर ये 8 48, अभी लास्ट में 8 आ रहा है तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 24 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा और ये 3 आएगा, फिर लास्ट में 3 से डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर कितने आ गए 96 के, 96 का फैक्टर आ गया हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 बार है, तो एक बार और × 3। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार है तो 2 के पावर 5 और × 3 के पावर 1, क्योंकि 3 एक बार है। फिर बात करते हैं 404 की, 404 की, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 202 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 101 आएगा। अब ये जो है ना 101, ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या खुद से कटती है, मतलब अब 101 जो है सीधे 101 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये अभाज्य है, अभाज्य संख्या है तो खुद से ही कटेगी। तो अब 101 जो है 101 से कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो 404 है 404, इसका फैक्टर आ रहा है 2 × 2 × 101, ठीक है, कितना आ रहा है। इसको अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू 101 के पावर 1 होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है HCF, HCF किसका 96
और 404 का क्या करना है, सबसे पहले कॉमन चेक करना है, ये कौन सा फैक्टर है, HCF में कॉमन चेक करना सबसे पहले। तो कॉमन कौन है, ये है 2, और इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, 101 101 इसमें, 101 इसमें नहीं है, बस 2 ही है जो कि दोनों में है, तो 2 है कॉमन। अब कॉमन जब मिल जाए तो कॉमन में मैं चेक करना कि सबसे छोटी पावर किसकी है, तो ये 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 2 है, तो आंसर में हम 2 की पावर 2 लेंगे, तो आंसर क्या आएगा 4, तो HCF आएगा 4। अब जब HCF निकल जाए तो मुझे LCM निकालना है, तो 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहले तो सीधा जो हम जानते हैं अभी LCM निकालने का, वो ये वाला है कि जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लिखिए, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 5 है, कॉमन है ना दोनों में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 5 है, तो LCM में हमें बड़ी पावर लिखनी, मतलब 2 के पावर 5 लिखेंगे। फिर इनटू, अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 की पावर कितनी है 1 है ना, तो 3 की पावर 1 पूरा लिख लेंगे हम। और फिर 101 इसमें नहीं है, तो 101 ये पूरा जो है हम लिख लेंगे पावर 1, ठीक है। अब इसको आप हल करेंगे, 2 के पावर 5 32 हो जाएगा, इंटू 3 ये 101 होगा, 32 तिहाइन करेंगे 96 96 आ जाएगा, ये 96 गुणे 101, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा कितना 9696, तो LCM ही आ जाएगा। एक तरीका ये, या फिर हम सूत्र का भी उपयोग करके लगा सकते हैं ना, तो सूत्र से अगर हम जाएं, एक मिनट गलत है, एक बार ठीक है, तो सूत्र का अगर प्रयोग कर दें तो हम जानते हैं कि HCF ये फार्मूला होता है, हमने नहीं बताया होगा तो अभी जान लीजिए, HCF इंटू LCM करते हैं ना, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा के HCF, लसा गुणे मसा करते हैं, HCF गुणे LCM करते हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर रहता है। जब 2 संख्या हमारे पास हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। अब मुझे LCM चाहिए तो इस HCF को हम इधर भेज दें, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहली संख्या क्या है 96 है, दूसरी संख्या क्या है 404 है, और नीचे HCF कितना है, HCF 4 आया है, तो नीचे 4 लिख देते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे 101, 101 बार में कट जाएगा, तो जो हमारा LCM है 96 और 404 का इस तरीके से निकालें तो भी ये 96 गुणे 101 मतलब 9696 आएगा, वही चीज़ आ जाएगी। सूत्र का भी प्रयोग करके हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। इससे पता चल गया तो LCM निकालने के लिए फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से, इस तरह से भी किया जा सकता है, इस तरह से भी। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 4 को समझने का प्रयास करेंगे हम। क्या है उदाहरण नंबर 4 में, वही सिंपल चीज़ है। कह रहा है संख्या 672 और जो है कि 120 मतलब 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ही निकालना है हमको। यहाँ भी HCF और LCM, ज़्यादा समय नहीं देंगे इसको हम। सोल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, सबसे पहले लिखेंगे संख्या 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 6 का तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। अब 72 का है तो 72 बड़ी संख्या हो सकता है, डायरेक्ट ना कर पाए तो डिवाइड करके ऐसे बना लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये अब 3 से डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। और तो इसको भी लिख लेते हैं, चलिए 72 का कितना आ रहा है 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 बार है तो 3 इंटू 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। अभी एक नंबर और बची हमारे पास 120, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार 60 बार में जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 120 जो है इसको लिख सकते हैं कितना
1 2 3 बार 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 3 और 5 है तो 3 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 हो जाएगा और इंटू में 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यस सी एफ निकालना है। किसका? 6 का, 72 का और 120 का। तो कैसे निकालते हैं यस सी एफ? 3 संख्याएं दी हैं, तीनों संख्याओं में जो कॉमन है पहले वो चेक करेंगे। तो कॉमन केवल ये है, ये वाला ऐसे बना लेते हैं, ये 2 वाला बस कॉमन है और कहीं कुछ कॉमन है नहीं, बस 2 है। 3 जो है 3 भी है, हाँ सॉरी 3 भी है, 3 इन तीनों में है इस तरह से। ठीक है, 3 भी है ना। तो 2 और 3 ये 2 नंबर हैं जो कि तीनों में है, 6 में है, 72 में और 120 में भी है। तो अब जो कॉमन मिल गया तो कॉमन वाले में अगर हम एस सी एफ निकाल लें तो हमें ये सीखना एस सी एफ में हमेशा छोटी पावर लेनी है ना। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो छोटी पावर होगी 2 की पावर 1। तो यहाँ पर आ जाएगा एस सी एफ में लिखेंगे 2 की पावर 1, फिर अगली संख्या 3 है तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो आंसर 3 की पावर 1 वाला जो है सबसे छोटी है उसको लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, 2 गुणे 3, कुल मिला के आंसर हो जाएगा 6। तो इन सब का 6 का 72 का 120 का जो एस सी एफ होगा वो 6 हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम 6, 72 का और 120 का निकालना हमें। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है कॉमन वाले की बड़ी पावर लेंगे। तो कॉमन एक 2 है एक 3 है, तो 2 के बड़ी पावर आप लेंगे, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो बड़ी पावर 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 लिया जाएगा। फिर 3 वाला भी जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 लिया जाएगा। और फिर 5 जो है कॉमन नहीं है, तो इसमें देखेंगे 5 जो लिखा होगा उसकी सबसे बड़ी पावर जो भी लिखी हो, जो भी लिखा होगा उसको उठा लेंगे। 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, अब 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है और ये जो है 5 होता है। अब इसको 8 और 5 का मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, गुणे 9 करेंगे 360 आएगा, ये 360। तो एलसीएम 360 आएगा, एचसीएफ 6 आएगा। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने की वाली है कि इसको कभी सूत्र वाला ये तरीका नहीं अपनाएंगे। 3 संख्याएं जब हमारे पास 3 संख्याएं हो ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, और गुणे तीसरी संख्या। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ये न सोचें कि अगर इससे हम एलसीएम निकालना चाहें इस तरह से कि नहीं चलो तीनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं, 6 72 और कितना 120 बटा के ल से कितना आया है 6, इसको डिवाइड करके हल करके निकालेंगे, नहीं आएगा 360 नहीं आएगा। तो ये तरीका सही नहीं है। ये सूत्र बस 2 संख्याओं के लिए होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। जब 2 संख्याओं के लिए 2 संख्याएं दी होती हैं तब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो होता है वो पहली और दूसरी संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। लेकिन जब 3 नंबर दिए हो तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ये रॉन्ग होगा हमारे लिए, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कि ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा इसका आंसर होगा।